गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक नए उपशीर्षक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल हमने जो चर्चा की थी वो थी रजवाड़ों के विलय की समस्या। हमने विस्तार पूर्वक उस विषय को रखा कि रजवाड़े क्या थे, उनका विलय किस प्रकार हुआ। रजवाड़े मैंने आपको बताया था छोटे छोटे आकार के राज्य और राजाओं के द्वारा शासित वो क्षेत्र थे जहां अंग्रेजों का प्रभुत्व भी था, लेकिन वे अपने घरेलू मामले में अपना शासन चलाते थे और अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य का एक तिहाई हिस्सा रजवाड़ों का था। लेकिन जैसे ही आज़ाद हुआ, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि आज़ादी की घोषणा के साथ ही अंग्रेजों ने ये भी घोषणा कर दी थी कि ये जो रजवाड़े हैं इनके ऊपर भी जो उनका प्रभुत्व है वो भी समाप्त हो गया। वो अब पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। चाहे तो वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, चाहे वो भारत में रह सकते हैं, चाहे वो उनमें जाकर शामिल हो जाएं, मतलब चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर भारत में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी रजवाड़ों के विलय की। और आपको मैंने बताया भी था, एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और भारत के तत्कालीन गृह मंत्री भी रहे सरदार पटेल, जिन्होंने अत्यंत सूझबूझ के साथ देसी रियासतों के एकीकरण का कार्य किया। उनका इस क्षेत्र में अतुल्य योगदान रहा, उनका सफल प्रयास रहा, तभी जाकर के ये रियासतें एक हो पाई। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि कुछ रियासतें जिनका विलय थोड़ा मुश्किल रहा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला था हैदराबाद। ये प्रमुख है, अक्सर ये टिप्पणी के तौर से भी आ सकते हैं और अलग से भी इनके लिए क्वेश्चन बन जाता है। हैदराबाद की जो निजाम थे बहुत दौलतमंद अमीरों में शुमार थे। पहले बात कर लें हैदराबाद की। ये एक बहुत बड़ी रियासत थी और चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी हुई थी। हिंदुस्तान का पूरा इलाका उसमें घिरा हुआ था। पुराने हैदराबाद के कुछ इलाके महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं, बाकी आंध्र प्रदेश में हैं। और वहाँ के जो शासक थे उनको निजाम कहा जाता था। प्रश्न एक नंबर का आ सकता है कि निजाम कौन थे? निजाम किसे कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कह करके पुकारा जाता था, जो दुनिया के अमीर दौलतशुमार व्यक्तियों में शामिल थे। निजाम ने 1947 के नवंबर 1947 में एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए यथास्थिति बहाल को लेकर के समझौता किया था। जिस समय रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय उसने एक शर्त रख दी थी कि एक वर्ष के लिए वो जैसी स्थिति है उसी को लेकर के उसने समझौता किया था कि ऐसी स्थिति बनी रह जाए। इस बीच स्थिति तो वही रही, लेकिन बातचीत फिर भी जारी रही कि किसी प्रकार से संपूर्ण रूप से उसका विलय हो जाए, क्योंकि बाकी रियासतों में लोकतांत्रिक सरकार का कार्य था। लोकतांत्रिक सरकार वहां पर अपना शासन चला रही थी, लेकिन एक साल के लिए क्योंकि बातचीत यथास्थिति बनाए रखने की बात हो गई थी,
तो वहाँ की जो जनता थी वो बहुत अधिक शुद्ध हो चुकी थी। अपने निजाम के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ रहा था। निजाम बहुत क्रूर भी था, बहुत अनैतिक अलोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाने वाला था। इसलिए वहाँ की जनता खिलाफ हो गई और उन निजाम के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा गया वो जोर पकड़ता गया। कारण नहीं रहा कि उसकी दमनकारी जो नीति थी उसके विरोध में वहाँ की जनता उठ खड़ी हुई थी। दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए एक बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ी। इसका भी कारण था, क्योंकि सबसे अधिक महिलाएं ही शिकार हुई उन दमनकारी नीतियों का, क्योंकि उनके साथ बलात्कार और अनैतिकता जैसी घटनाएं बढ़ रही थी। उन जुल्मों से त्रस्त होकर के महिलाएं इस आंदोलन में प्रमुखता से जुड़ गई। उनकी संख्या अधिक थी। क्वेश्चन बन सकता है, महिलाएं इस आंदोलन में क्यों बढ़ी, क्यों उनकी हिस्सेदारी बढ़ी? क्योंकि उनके साथ अनैतिक आचरण और बलात्कार, उनके प्रति आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इससे त्रस्त होकर के महिलाएं आंदोलन में कूद पड़ी। इस आंदोलन के साथ और लोग भी जुड़े। उसमें कम्युनिस्ट, हैदराबाद कांग्रेस इसमें सर्वाधिक अग्रणी पंक्ति में खड़ी हुई थी। इस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और इस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने अर्ध सरकारी बल का प्रयोग किया, जिसे वो रजाकार कहते थे। एक प्रश्न यहां बनेगा कि रजाकार कौन थे? रजाकार मतलब निजाम के अर्ध सरकारी बल को कहा जाता था। और ये कैसे थे? अव्वल दर्जे के अत्याचारी, अनाचारी और सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाली अत्याचारी सेना थी ये। और ये क्या करते थे? ये रजाकार अधिकतर गैर मुस्लिम व्यक्तियों को ही अपना निशाना बनाते थे। खास तौर से ये लूटपाट करते थे, हत्या, बलात्कार, इन सभी कामों में ये पूर्ण रूप से पारंगत थे। जब कहते हैं ना कि जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका दमन भी आवश्यक हो जाता है। तो 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निजाम की सेना का सामना किया। केवल 1 साल के लिए ही सहमति थी, उसके बाद संघर्ष चल रहा था। तो भारतीय सेना ने निजाम की सेना का मुकाबला किया और कुछ समय तक लड़ाई चलती रही और अंत में निजाम ने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया। और इस प्रकार काफी कुछ संघर्ष झेलने के बाद भारतीय सेना को सफलता मिली। निजाम को स्वयं समर्पण करना पड़ा और हैदराबाद का विलय भी भारत में हो गया। तो आपने देखा कि कितनी मशक्कत के बाद, कितनी कठिन परिस्थितियों के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। क्योंकि बाकी जो रजवाड़े थे उनमें इतनी समस्या नहीं आई, उन्हें बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें सुलझाया गया और उन्होंने सीधे सीधे भारतीय संघ में आना स्वीकार कर लिया। लेकिन ये कुछ ऐसी रियासतें थी जिनके साथ थोड़ा कठिनाई भी पेश आई। ये तो हुआ हैदराबाद। दूसरी बात करें मणिपुर की। ठीक उसी प्रकार जैसे भी हैदराबाद की बात कर रही थी मैं, तो मणिपुर पे आ जाइए। आजादी से चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोधचंद सिंह, क्या नाम था उनका? महाराजा बोधचंद सिंह
ने भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कब? आजादी से चंद रोज पहले। और अपनी शर्त भी रखी, जैसे उन्होंने 1 वर्ष के लिए यथास्थिति बहाल रखने की बात की, तो इसी प्रकार से इसी तरह की बात मणिपुर के राजा बोचन ने भी की और ये कहा उसके एवज में कि हम हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन शर्त क्या रखी कि अंतरिम स्वायत्ता हमारी बरकरार रहेगी, कि हमें वहां आंतरिक हमारी जो स्वायत्ता है इस सहमति के साथ उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। 1948 में जून के महीने में वहां इलेक्शन कराया गया और संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि वो भारत का पहला भाग कौन है जहां पहले वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ? तो मणिपुर सबसे पहला भारत का वो भाग है जहां सबसे पहले वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ। एक नंबर 2 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। तो संवैधानिक 1948 में जून में इलेक्शन कराया गया और जहां संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया और उसके आधार पर वोटिंग की गई, चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ। अब देखिए मणिपुर की जो विधानसभा थी उसका भारत में विलय के लिए भी मतभेद थे, इसके लिए भी मतभेद बन गए। कांग्रेस सरकार चाहती थी कि रियासत को भारत में विलय कर दिया जाए, कि इस रियासत का सीधे सीधे भारत में विलय कर दिया जाए, लेकिन दूसरी जो पार्टियां थी वो इस विलय को नहीं चाहती थी, वो इसके खिलाफ थी। अब क्या था कि मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला, उनको प्रेशर दिया उन्हें कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। उन्हें विधानसभा में कोई सहमति उनसे प्राप्त नहीं की और उनकी कोशिश सफल हुई। उनके राजा ने शामिल होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार भारत सरकार को एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन एक परिणाम सामने भी आया। आप कहेंगे क्या? कि मणिपुर के इस कदम को, कि विधानसभा के अनुमति के बिना वहां के राजा ने स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिए, सहमति विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए, इसका पुरजोर मणिपुर के लोगों ने किया। क्रोध, नाराजगी उस समय भी जताई और आज भी इस असर को हम देख पा रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो चीज़ें कम होते चले गई, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो क्रोध, वो गुस्सा आज भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ये थी मणिपुर की बात। तो 2 रियासतें जिनका कि बहुत कठिनता से विलय हुआ। बाकी जो कश्मीर है ये एक अलग समस्या रही, इसकी चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। आज केवल हम इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के आपके समक्ष हुए, हैदराबाद और मणिपुर की समस्या। कल हम जो चर्चा करेंगे वो होगा राज्यों का पुनर्गठन, भाषा पर राजनीतिक संकट। इस विषय पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।